Hello, fellow students. Hope you all are fine. So, we are going to start a new book of investment management and analysis, and we will cover all the topics sequentially. So, here we go with the very first chapter of this book, that is investment. सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मार्केट को एनालिसिस करके फिर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों है? इंसान इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है ताकि उसको फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स मिले, कुछ प्रॉफिट हो उसे फ्यूचर में। अगर उसे रिटर्न्स नहीं मिलता है, उसको प्रॉफिट नहीं मिलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने का उसका फ़ायदा क्या होगा? तो मार्केट को पूरा अच्छे से एनालाइज करके तभी रिटर्न मिल सकता है उसको, और तभी उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो डे टू डे लाइफ में हर कोई, वेदर उसका कोई भी एजुकेशनल स्टेटस है, कोई भी वो काम कर रहा है, अगर कोई डॉक्टर है या कोई प्रोफेसर है या फिर कोई भी है, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो करता है। पर ज़रूरी ही नहीं है कि सबको उन पर प्रॉफिट होते हैं, उन पर रिटर्न मिलते हैं, किसी को लॉस भी होता है। और लॉस किसे होता है? लॉस उन्हीं को होता है जो अपने फंड्स को प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक तो रिस्क और एक रिटर्न। अगर किसी सिक्योरिटी में किसी भी जगह पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करने से रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होगा। और अगर वहाँ इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं है, कम रिस्की है, तो वहाँ पर रिटर्न भी हमें कम ही मिलता होगा। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। एफडीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी मशीनरी को परचेज़ कर लिया। इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे कम रिस्की कौन सी होगी? एफडी होगी। ठीक है, एफडी में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो रिस्की कम है एज़ कम्पेयर टू शेयर्स। ठीक है, तो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है दोनों चीज़ों की, रिस्क की भी और रिटर्न की भी। ठीक है, और एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो कि रिस्क को तो मिनिमाइज़ कर दे और रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर दे। इन्वेस्टमेंट को हमने थोड़ा बहुत जान लिया है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइसिंग समथिंग नाउ फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर। कि आज हम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेट्स से अवर फंड्स हमने सेक्रीफाइस कर दिया, आज कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उनको अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में उनसे हमें कोई गेन हो, कोई ना कोई रिटर्न मिले। तो वो होता है क्या? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर आगे हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इज़ एन इकोनॉमिक activity which involve creation of assets and the exchange of assets with the profit motive। क्रिएशन ऑफ असेट्स का कैसे होगा? मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ कि असेट्स कैसे क्रिएट होंगे। मान लो आपके फंड्स हैं, ठीक है, आपने अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया मशीनरी परचेज करने के लिए, या फिर आपने उनको रियल इस्टेट में डाल दिया। रियल इस्टेट मतलब कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लिया आपने। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आपकी एक असेट क्रिएट हो जाएंगे ना। इन्वेस्टमेंट करने से आपकी एक असेट क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लो आपने रियल एस्टेट में अपने फंड्स को डाल दिया, तो वहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी। साथ के साथ अगर आपने मशीनरी में भी इन्वेस्ट किया है तो मशीनरी आपकी एसेट बन जाएगी। या फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कैसे होगा? मान लो आपके पास फंड्स है, आपके पास मनी है विच इज़ द फॉर्म ऑफ असेट, और उसके बदले आप कोई शेयर्स खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो आपने क्या दिया कंपनी को? फंड्स दिए, और कंपनी ने बदले में क्या दिए? आपको शेयर्स दिए। तो दोनों से ही क्या हुआ? एसेट्स का एक्सचेंज हुआ। तो ये सब करते क्यों हैं हम? एक्सचेंज क्यों करते हैं, क्रिएशन क्यों करते हैं एसेट्स का, या फिर एक्सचेंज क्यों करते हैं एसेट्स को विद द प्रॉफिट मोटिव? एक ही मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टर का, कि उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले। अब हम आगे बात करते हैं कि जो रिटर्न है वो एक अवॉर्ड होता है। किस लिए? कि हम अपनी आज की जो प्रेजेंट कंजप्शन है ना उसको रोक रहे हैं। मतलब आपके पास फंड्स हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी रियल एस्टेट में कर रहे हैं, कभी मशीनरी में कर रहे हैं, कहीं शेयर्स में कर रहे हैं। तो आप अपनी वहाँ पर कंजप्शन को रोक कर क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है एज अवॉर्ड। और साथ में जो आप रिस्क ले रहे हैं, आपके पास फंड है, आपकी तिजोरी में फंड रखा है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, आपका रखा है, रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप उनको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, ज़रूरी नहीं है कि उसकी आज आपने 1 लाख रुपए में इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इसको खरीद लिया, आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़नी है। मान लो हो सकती है 80,000 हो जाए इसकी वैल्यू, तो घट गई ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क है। साथ में अगर आप बैंक में एफडी के रूप में रख देते हैं पैसे, ठीक है, या फिर सेविंग अकाउंट में रख देते हैं,
वहाँ भी आपका जो फंड्स हैं वो सेफ़ नहीं है। तो कहीं न कहीं आप रिस्क ले रहे हैं, उसके बदले भी आपको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न जो है एक अवॉर्ड है कि आप अपनी एक तो प्रेज़ेंट कंज़प्शंस को रोक रहे हैं, साथ में रिस्क ले रहे हैं, उनके बदले आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। अब ये रिस्क किस चीज़ का हो सकता है? एक तो मैंने बताया कि शायद हो सकता है कि आपको आपके फंड्स जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लगाया है, वो वापस ना मिले। साथ में हो सकता है वो चोरी हो जाए, या फिर मार्केट में वैल्यू अप डाउन होती रहती है। अगर मैं शेयर्स की बात करूँ, तो शेयर्स की आज मार्केट वैल्यू कुछ है, कल को कुछ होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, इट ऑल अप टू द मार्केट। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ कहीं न कहीं रिस्क इन्वॉल्व है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, बट रिस्क इज़ देयर। तो रिटर्न उसी का वर्ड है। तो अब हमने जान लिया कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट को समझा, बट हम इन सब बातों से कुछ कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, कुछ तरीकों से बांट सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं उनकी। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जब हम कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोची, ठीक है? एग्जांपल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोची, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? प्लांट्स चाहिएंगे, मशीनरी चाहिएगी, ठीक है? और लैंड बिल्डिंग चाहिएगा, पूरा सेटअप चाहिएगा ना, और इन्वेंट्री चाहिएगी, रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए चाहिएंगी। जब आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगा रहे हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। गुड्स जब प्रोड्यूस होंगे तो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना। और कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है गुड्स में ही हो सकता है वो सर्विसेज में भी हो सकता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर भी। जब हम फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तब भी वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होती है। तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ अ नेट एडिशन टू द इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक विच कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं जो कि आगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए काम आएंगी, ठीक है? तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होती है। आगे हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन जनरल साइंस। आपने अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन से कहते ही सुना होगा कि मैंने ना स्मार्ट वॉच में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो आपने स्मार्ट वॉच तो खरीद ली, ठीक है, वो टाइम दिखा रही है, लेकिन उससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है इन फ्यूचर? रिटर्न नहीं मिलेगा ना उससे। उससे आपको यूटिलिटी मिल सकती है, सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, बट रिटर्न इज़ नॉट देयर। आपको 10 साल बाद, अगर आज आपने 5,000 की वो स्मार्ट वॉच खरीदी है, तो अगले 1 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ने नहीं वाली है, वो आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाली है। तो दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। जनरल साइंस में हम एक कॉमन मैन ये कह देता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदना, लेकिन वहाँ से ये तो देखो कि हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब मम्मी पापा कह देते हैं कि हमने वॉशिंग मशीन में इन्वेस्ट किया। वॉशिंग मशीन में इन्वेस्ट नहीं किया, हमने वहाँ पर पैसे को यूज़ किया है, फंड्स को हमने यूज़ किया है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम वॉशिंग मशीन को यूज़ करेंगे, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट वहाँ पर हमें कोई कैपिटल अप्रिशिएशन नहीं होगा हमारा। आज हमने 10,000 की वो मशीन खरीदी, तो कल को वो 11,000 12,000 की नहीं होने वाली है, उसकी वैल्यू डाउन होगी, अप्रिशिएट नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। जनरल सेंस में हम इसको इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, बट इट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब हम किसी प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। प्राइवेट बिजनेस कैसे? मान लीजिए मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 1 लाख की कैपिटल लगा दी, ठीक है? और उसके थोड़े दिन बाद या फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद मुझे लगा और कैपिटल की ज़रूरत है मेरे बिजनेस को, तो मैंने 20,000 की और कैपिटल लगा दी। तो जब मैं अपने बिजनेस में, किसी प्राइवेट बिजनेस में पैसा लगाती हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जब मैंने कमेंस किया तो 1 लाख रुपए लगाए, फिर एडिशन में मैंने 20,000 रुपये लगाए, तो ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट कौन सी कैपिटल होंगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? वो होंगी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो वही है कि मनी पुट इन द प्राइवेट बिजनेस, इट इज़ द अमाउंट विच अ पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस एंड द एडिशनल अमाउंट विच ही पुट इन लेटर ऑन, ठीक है? तो बाद में भी जो इन्वेस्टमेंट डालता है, एडिशनल अमाउंट डालता है, या फिर इन द स्टार्टिंग कोई भी अमाउंट डालता है, तो वो सारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है? लास्ट वन इज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी रिस्की या फिर सेफ एसेट में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस मोटिव से? ताकि हमें फ्यूचर में गेन हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पीरियड के बाद हमें कुछ ना कुछ गेन हो,
जब हम इस तरीके की एसेट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो हो सकती है सेफ या फिर रिस्की, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें उससे जब क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो होंगी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी एसेट्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन सम प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर ही हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर। मतलब जो शेयर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह सब इसके अंदर आ जाती है मोस्टली। बाकी तो हमने देखी कि जनरल साइंस है या फिर बिजनेस है या फिर इकोनॉमिक है, ये तो एक डिफरेंट थिंग है। बट हम जो इस बुक के अंदर स्टडी करने वाले हैं वो ज़्यादातर किसके बारे में बात करेंगे? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये था पूरा कंसेप्ट किसका? इन्वेस्टमेंट का। अब हम थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट से मैच करते हैं बट दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेक्यूलेशन को कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्पेक्यूलेशन इन हिंदी वी कॉल इट सट्टा। सट्टा इसे बोला जाता है। बट जो ये स्पेक्यूलेशन होता है ये इन्वेस्टमेंट से अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। इसका डिफरेंस जब हम देखेंगे तो आप जानोगे कि स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट इज बोथ द डिफरेंट थिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में एक लंबा टाइम होरिजन होता है, लंबे टाइम तक प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसके अंदर क्या किया जाता है? इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने सिक्योरिटीज़ या फिर कोई भी एसेट खरीदी है, इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, उसको रखा जाएगा अपने पास 1 साल से कुछ साल तक। मतलब 1 साल से ऊपर रखा जाएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट। जब हम किसी एसेट्स के अंदर करते हैं तो उसमें हमारी होल्डिंग पीरियड क्या होता है? 1 साल से ऊपर ही रहता है। लेकिन स्पेक्यूलेशन में क्या होता है? प्लानिंग भी बहुत छोटे टाइम की होती है कि हाँ जल्दी जल्दी हमने सोच लिया कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ पैसा लगाना है, तो हम जल्दी जल्दी लगा देते हैं। और होल्डिंग पीरियड भी कुछ दिनों से कुछ महीनों तक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता इसका, महीनों तक ही सीमित होता है। इसके बाद तो खरीदा बेचा ऐसा चलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिस्क। रिस्क जो है उसमें लो और मॉडरेट यानी मीडियम रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन स्पेकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर रिटर्न की बात करें तो मैंने पहले भी इनका रिलेशन बताया था कि जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ रिटर्न भी तो कम होंगे ना। ऐसे ही जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होंगे। तो यही केस है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर रिस्क भी कम होता है और मीडियम होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही कम और मीडियम होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेकुलेशन, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इन्वेस्टर का एटीट्यूड कैसा होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किस तरीके से कि वो जो है पूरा मार्केट को एनालाइज करता है, पूरा देखता है, डीप स्टडी करता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर का एटीट्यूड होता है ना वो एग्रेसिव होता है। उसने देखा जल्दी जल्दी मेरे को लगाना चाहिए यहाँ पे, वो लगा देता है। एक दिन के बाद जल्दी देखा उसने कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अप जा रहा है तो जल्दी जल्दी मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और फिर उसके अगले दिन ही वो बाई कर देता है। ऐसे ही वो इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करता है स्पेकुलेटर। बट इन्वेस्टर हमारा वो क्या करता है? पूरा डीप एनालाइज करके उसके बाद इन्वेस्ट करता है ताकि उसे फ्यूचर में लॉस ना हो। थोड़ा कंजर्व रहने की कोशिश करता है, लेकिन इनका बिहेवियर कैसा होता है? एग्रेसिव तरीके का होता है, ठीक है। और इनका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है? ये पूरे फंडामेंटल और बेसिक फैक्टर को कंसीडर करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब पूरा डीप एनालाइज करेंगे मार्केट को, पूरा देखेंगे कि क्या ट्रेंड जा रहा है, अगर मेरे को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी डीप स्टडी की जाएगी। एक स्टॉक को खरीदने से पहले पूरा देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, अब कैसा चल रहा है, और पिछले 5 सालों से कैसा, पूरा डीप एनालाइज किया जाता है। हम इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेकर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर। तो वो वहाँ पर इन्वेस्टर पूरी डीप स्टडी करता है। लेकिन यहाँ पर स्पेकुलेटर क्या करता है? र्यूमर्स पे काम करता है, ठीक है। अब वहाँ पे काम करता है या फिर इंडिविजुअल का ओपिनियन है, स्पेकुलेटर अपने हिसाब से सोच रहा है कि यहाँ पर हाँ घटेगा बढ़ेगा तो वो तब लगाता है पैसे, ठीक है। और मार्केट ट्रेंड्स देख लेता है, हाँ भाई बढ़ रहे हैं तो मेरे भी बढ़ेंगे पैसे, ऐसे ऐसे सोचता है स्पेकुलेटर, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन जो स्पेकुलेटर पैसा लगाता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है, वो करता है फॉरेन करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी का तो काफ़ी ट्रेंड अभी चला था। तो उसमें क्या किया जाता है? डेली बेसिस पे जो कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत
एक बार तो ज़्यादा जाएंगे या फिर एक बार बिल्कुल ही डाउन चले जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम रिटर्न भी उतना ज़्यादा मिल सकता है अगर अच्छे से ट्रेडिंग की जाए तो ये डिफरेंस था इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके की जाती है और उसमें कंजर्वेटिव बिहेवियर होता है इन्वेस्टर का। वो पूरा एनालाइज करता है ताकि उनको उनका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। बेशक उनको रिटर्न थोड़े कम मिले, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि उनको हाई रिटर्न मिलने चाहिए, हाई रिटर्न मिलने चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नो, उनका कंजर्वेटिव बिहेवियर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम स्पेकुलेटर का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसके अंदर और एग्रेसिव नेचर होता है उनका। देखा उन्होंने ट्रेंड चल रहा है, हाँ भाई अपवर्ड जा रहे हैं, सब वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी वहाँ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इनका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और वर्ड में यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट की जाती है इन्वेस्टमेंट के साथ, दैट इज़ गैम्बलिंग। कि गैम्बलिंग को भी इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है, बट दे आर बोथ डिफरेंट। तो देखते हैं किस तरीके से वो अलग हैं। तो गैम्बलिंग अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो हिंदी में इसे बोला जाता है जुआ। ये शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखें टाइम। तो टाइम जो है इनकी होल्डिंग का लंबे समय तक ये होल्ड करते हैं, मोर देन 1 ईयर। कि इंटरडे ट्रेडिंग तो अलग बात है कि वो एक दिन के अंदर बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, खरीदते हैं और सेल कर देते हैं, लेकिन वो अलग बात है। बट मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। और गैम्बलिंग में क्या होता है, बहुत छोटे समय तक सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखा जाता है, विद इन सेकेंड्स में हम इनको काउंट कर सकते हैं। और रिस्क देखें तो रिस्क हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि लो और मॉडरेट होता है, मीडियम रिस्क होता है इसके अंदर। और लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लक पर डिपेंड करता है कि हाँ, अगर लक अच्छा हुआ तो हम जीत भी सकते हैं और लक अच्छा नहीं हुआ तो हम हार भी सकते हैं। तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन लक। उसके बाद रिटर्न देखें तो रिटर्न जो है वो लो और मॉडरेट होते हैं, जितना रिस्क उतना ही रिटर्न। लेकिन यहाँ पर रिस्क अगर ज़्यादा होता है तो एट द सेम टाइम रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। बट यहाँ चांसेस हैं या तो हाई प्रॉफिट होगा या फिर हाई लॉसेस होंगे, दो ही चांसेस हैं यहाँ पे। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम नहीं होता, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेफ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो एटलीस्ट सेफ होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, या तो पूरा पैसा जाएगा या पूरा पैसा आएगा। तो हैवी प्रॉफिट या फिर हैवी लॉस, दो ही बातें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करें टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ की, तो यहाँ पे हाई वैल्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं या लो वैल्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल देखें तो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब आ जाता है। लेकिन गैम्बलिंग के अंदर कार्ड गेम हो गया, हॉर्स रेस हो गया। हॉर्स रेस हो रही है, एक पर्सन कह रहा है कि ये वाली टीम जीतेगी, दूसरा कह रहा है कि ये वाली टीम जीतेगी। दोनों ही अपनी तरफ से क्या करते हैं, बेट लगाते हैं। फिर जब जो रेस है वो ओवर होती है तब देखते हैं कि कौन सा हॉर्स जीतता है। फिर उसके बाद या तो उसको प्रॉफिट होता है या फिर पूरा लॉस होता है। तो यही था डिफरेंस गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.